हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की यूनिट ओप्स डिस्कस करेंगे। ये यूनिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट से बेसिकली थ्योरी आती है जो कि एक बार अगर समझ में आ गई तो आप उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ओप्स अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना जरूरी है। व्हाट इज प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम, क्या होती है? तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन पढ़ने के पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, है ना? तो सी लैंग्वेज आपने पढ़ी, सी लैंग्वेज में आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। मतलब पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड लाइन, है ना? कंप्यूटर पहले फर्स्ट लाइन रीड करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, और क्या देखा? और आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, है ना? जैसे एक मेन फंक्शन होता है। अब मेन फंक्शन में कि दो आर्गुमेंट्स का सम करना है, तो आप सम फंक्शन को कॉल करोगे। सम फंक्शन कोई मेन के बाहर आपने बनाया है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है तो सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करोगे। तो बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो आपने सी लैंग्वेज में देखा कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम ज़रूरत पड़ने में कॉल कर सकते हैं, और देखा कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, टॉप टू बॉटम, मतलब पहले सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड देन थर्ड, देन मतलब टॉप टू बॉटम कर रहा है एग्जीक्यूट। अब हम पढ़ते हैं। Procedural programming is a programming language focused on step-by-step execution using procedures। मतलब जो procedures होती हैं, उसके कुछ rules जो भी होते हैं, step by step execution होता है। It involves dividing a program into smaller modules that perform specific tasks। कैसे स्मॉलर मॉड्यूल? मतलब हमने कुछ फंक्शंस बनाए, जैसे सम, मल्टीप्लाई, इस तरह फंक्शन बनाए जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जो सम नाम का फंक्शन है वो एडिशन कर रहा, मल्टीप्लाई नाम का जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा। तो हमने कुछ छोटे छोटे फंक्शंस बनाए, मॉड्यूल्स बनाए जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज मॉड्यूल्स कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब इन्हें हम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से हम इन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसे मेन में हमने इन्हें कॉल किया, या किसी अदर पार्ट में हम इन्हें कॉल कर सकते हैं जब भी इनकी जरूरत हो। It follows a top-down approach and emphasizes modularity for easier development and maintenance। ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, और वही मॉड्यूलरिटी वाला पार्ट की वो अलग अलग फंक्शन होते हैं, उन्हें हम कॉल करते हैं जरूरत पड़ने पर, तो इजी हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ओप्स में। ओप्स क्या होती है, पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। Object oriented programming language means OOPS organizes code around objects which are instances of classes. It emphasizes the concept of objects and their interactions to solve complex problems. In OOP, data and behavior are encapsulated within objects, allowing for reusability, modularity, and easier maintenance. It promotes concepts such as inheritance, polymorphism, and encapsulation to enhance code organization and flexibility. Languages कौन कौन सी हो गई OOPS में? C++, Java, JavaScript, and Python, and many more। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भारी भरकम डेफिनेशन थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये मतलब कुछ नई टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन को वापस से देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी।
ठीक है, अभी बहुत टफ लग रहा है, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी आ गई, क्या आ गई। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। बेसिकली ऊप्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि रियल वर्ड से ज्यादा कनेक्ट हो पाती है ये लैंग्वेज, रियल वर्ड से ज्यादा कनेक्ट करती है। तो पूरी टर्मिनोलॉजीज एक एक करके हम देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म फिल किया होगा, जैसे जेई के टाइम पे फॉर्म फिल किया, देन एमपीडीटी की काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग, जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तब भी फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेट है, जैसे उसमें आपका नेम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछ लिया, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है, वो किसी इंसान का नहीं है, अभी उसमें किसी की डिटेल्स नहीं है, सिर्फ वो सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्म एक सिंपल फॉर्मेट हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, तो फिक्स रहता है कि हाँ इस यूनिट से इतने मार्क का क्वेश्चन आना है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो वो क्या होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है कि हाँ इतना फिक्स है। तो आपको फॉर्मेट, ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट ये समझ आया। तो क्लास क्या है, क्लास बेसिकली इसे बोल सकते हैं कि ये एक फॉर्मेट है या ये एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आस्क्ड होती हैं, जैसे कि नेम हो गया, उसकी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कुछ और हो सकता है। तो हमने फॉर्म की बात की, और भी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब जैसे क्लास थी, हमने कोई फॉर्म फिल किया, जेई के टाइम के लिए हमने फॉर्म फिल किया। अब हमें रिया के नाम का फॉर्म फिल करना है, हमें राज के नाम का फॉर्म फिल करना है, भूमि के नाम का फिल करना है, अंशिका के नाम का फिल करना है ना, दीपक के नाम का फिल करना है, बहुत सारे लोगों के नाम का फॉर्म फिल करना है। तो अगर हमने रिया के नाम का फॉर्म फिल किया, उसकी डिटेल्स फिल की, रिया का नेम, रिया का रोल नंबर एंड रिया की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने क्या किया, अब हमने राज की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल की, उसका नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस। तो वो राज के लिए जो हमने फॉर्म फिल किया वो दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, हमने अंशिका के नाम का फॉर्म फिल किया, उसमें उसकी पूरी डिटेल्स फिल की अंशिका से रिलेटेड, तो वो एक तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक क्लास है, और उस क्लास पे हमने जो डिटेल्स पूछी है, जो आस्क्ड है, उसे हमने फिल कर करके अलग अलग लोगों के हमने फॉर्म्स फिल किए, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए। तो क्लास क्या है, क्लास बेसिकली एक फॉर्मेट है, ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है। उसमें जब हम डिटेल्स फिल करते हैं जो कि आस्क्ड है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एक ही क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट समझ आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. It defines a set of properties, attributes or data and methods, functions or operations that the objects created from the class will possess. क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, डेटा, मेथड, फंक्शन को समझ नहीं आया। क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है। अब किसी स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसका कुछ नाम होगा, उसकी कुछ उसका कुछ रोल नंबर होगा, किस क्लास में स्टडी करता है वो होगा, उसकी कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो और तो ये क्या कहलाता है, ये स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स या डेटा कहलाता है। स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी था, ठीक है, जो भी एडजेक्टिव वाला पार्ट था वो उसका क्या हो गया, वो उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स या डेटा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है, उसका कुछ नेम है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये वो उसकी प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट्स को डिफाइन कर रही, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे अंशिका कोई स्टूडेंट है, राज कोई स्टूडेंट है, तो अंशिका की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, राज की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी कि हाँ अंशिका इस क्लास में है, यहाँ की है। ठीक है, उसका कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, इसी तरह राज का कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका नेम अलग है, उसका रोल नंबर अलग होगा। तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है।
ठीक है, जो उसे डिफाइन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज या एडजेक्टिव्स होते हैं। अब मेथड की बात की जाए तो कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट पढ़ सकता है, स्टूडेंट एग्जाम्स देता है, स्टूडेंट असाइनमेंट्स लिखता है ना। तो स्टूडेंट बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, उसके बहुत सारे काम है, बहुत सारे मेथड्स परफॉर्म कर रहा है, तो ये कहलाते हैं मेथड्स या फंक्शंस या ऑपरेशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट को क्या डिफाइन कर रहा है, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस होगा, इस तरह बहुत सारी डिटेल्स होंगी, तो ये कहलाते हैं उसके एट्रीब्यूट्स या डेटा। और स्टूडेंट वर्क क्या क्या करता है, फंक्शन कौन कौन से करता है, तो वो फंक्शंस ही कहलाती है उसकी मेथड्स या ऑपरेशन या कोड। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि कोई क्लास है, उस क्लास में दो चीजें होती हैं, किसी भी क्लास में दो चीजें होती हैं, एक होती है एट्रीब्यूट्स या डेटा और दूसरा पार्ट होता है मेथड्स या फंक्शंस। तो एट्रीब्यूट्स या डेटा, जैसे स्टूडेंट नाम की कोई क्लास बनी, ठीक, अब स्टूडेंट नाम की क्लास में दो चीजें होंगी, एक तो एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, एड्रेस हो गया और रोल नंबर हो गया। और फंक्शंस कौन कौन से होंगे उसमें, दूसरा पार्ट है फंक्शन, फंक्शन कौन कौन से होंगे, स्टडी, एग्जाम देता है, असाइनमेंट्स लिखता है, तो ये उसके फंक्शन हो गए, है ना। जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं, कार नाम की कोई क्लास है, तो क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मेक, उसका मॉडल, ईयर, ठीक है। और वो फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर सकती है, स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, ब्रेक लगाना भी एक फंक्शन है ना, वही स्टॉप इंजन, तो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब कार की बात करें तो एक योर कार हो गई, एक माई कार हो गई, तो ये तो अलग अलग कार हुई ना, तुम्हारी कार कोई और है, मेरी कार कोई और है, हो सकता है तुम्हारी इंडिका हो, मेरी मर्सिडीज हो, है ना, तो ये तो अलग अलग कार है। तो क्लास तो सेम है, क्लास जो कार नाम की क्लास है, अब अलग अलग कार है तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि इस कार की अलग प्रॉपर्टीज है, ये किसी और ईयर में बनी है, दूसरी वाली किसी और ईयर में बनी, पहली वाली का नाम कुछ और है, दूसरी वाली का कुछ और नाम है ना, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए जो एक फॉर्मेट में फिल करके बनाए गए हैं, एक क्लास पर ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। तो हमें समझ आया क्लास क्या है, क्लास के दो पार्ट होते हैं, एक एट्रीब्यूट्स या डेटा और सेकंड होता है उसका फंक्शंस, ठीक है। और क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास में अलग अलग चीजें फिल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, encapsulation is one of the fundamental concepts in object-oriented programming. It refers to the bundling of data, attributes, and methods functions together within a class, where the data is typically hidden from direct access or modification from outside the class. Encapsulation allows for data abstraction, security, and code organization. क्या मतलब है, जो क्लास होती है, हमने अभी डिस्कस किया कि क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डेटा या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, फंक्शन। तो क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन होते हैं। तो क्लास है, क्लास के अंदर डेटा एंड फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि डेटा एंड फंक्शन किसी क्लास नाम के बॉक्स के अंदर डले हुए हैं, मतलब कैप्सूल, किसी कैप्सूल में ये पैक है, डेटा एंड फंक्शन किसी कैप्सूल या किसी बॉक्स में पैक है। तो यही प्रॉपर्टी होती है इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन मतलब किसी को इनकैप्सुलेट करना, मतलब किसी बॉक्स में से पैक कर दिए, ढक दिए, है ना। तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्लास जो होती है, क्लास इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करती है किसे, डेटा एंड फंक्शंस को, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अब जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने चिप्स रख दी, तो क्या वो बाहर किसी को दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर है। तो यही होता है कि इनकैप्सुलेशन से हम डेटा अगर हम चाहे तो हाइड कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन की हेल्प से जो टिपिकली हिडन डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस और मॉडिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास
इनकैप्सुलेशन अलाउ करती है हमें, एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी, जैसे डेटा जो है बॉक्स के अंदर है या क्लास के अंदर है ना, इनकैप्सूल्ड है, तो इसे हम ज्यादा सिक्योर है क्योंकि कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो पैक है, तो इससे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और क्या क्या प्रोवाइड करता है इनकैप्सुलेशन? डेटा प्रोटेक्शन एंड हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो पैक है, तो इंटरनल जो डिटेल्स है सबको हाइड करता है। अब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉड्यूलरिटी, वो सब एक पैक है एक फॉर्म में, तो कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ड्यूरिंग इंटरनल चेंजेस, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल ओवर सेंसिटिव डेटा, जो हमारा सेंसिटिव डेटा है हम नहीं चाहते कि वो डेटा बाहर लोगों को शो हो, तो हम क्या करते हैं उसे क्लास में, मतलब क्लास है उसमें हम उसे कैप्सुलेट कर देते हैं ताकि वो डेटा बाहर शो ना हो, तो हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं सेंसिटिव डेटा के लिए। कोड यूजेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Abstraction is a fundamental concept in object-oriented programming that focuses on simplifying complex systems by emphasizing the essential details and hiding unnecessary complexities. क्या मतलब है? जैसे हमने कोई फोन खरीदा, तो फोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो क्या हमें पता है कि ये फीचर्स आए कैसे, कैसे बने, कोडिंग कैसे की गई, किया क्या गया, इसके इस फोन में कौन सी आईसी यूज हुई, कौन सा रजिस्टर यूज हुआ, हमें ये सब कुछ नहीं पता। फोन में बहुत सारे फीचर्स हैं, हम रन करते हैं, देखते हैं, फोन चलाना आता है हमें, पर हमें ये पता है कि फोन रियल में बना कैसे, ये हमें नहीं पता। तो अब्स्ट्रैक्शन भी यही है कि कुछ चीजें जो नेसेसरी है यूजर को जानना, वो चीजें उसे बताई जाती हैं, जो चीजें नेसेसरी नहीं है वो चीजें उससे हाइड कर ली जाती है। इस तरह जो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वो मतलब सिंपल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है तो यूजर को वही चीज बताए जो नेसेसरी है, पूरी चीजें नहीं बताएं तो डेटा सिंपल हो गया यूजर के लिए। यही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ड्राइविंग अ कार, द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सीलरेटर विल इंक्रीज द स्पीड of the car or applying brakes will stop the car, but he does not know about how on pressing accelerator the speed is actually increasing. उसे नहीं पता कि उसका मैकेनिज्म क्या है, उसे पता है कि प्रेस करने पर एक्सीलरेटर उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, पर हाउ उसे ये चीज नहीं पता। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म। पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट कोई इंसान है, ठीक है, कोई पर्सन है, तो वो किसी टाइम पर स्टूडेंट हो सकता है, फिर दूसरे टाइम पर वो डांस कर रहा है तो डांसर हो सकता है, तीसरे टाइम पर वो फोटो क्लिक कर रहा है तो वो कैमरामैन हो सकता है, किसी और टाइम पर वो गाना गा रहा है तो सिंगर हो सकता है ना। तो एक ही इंसान अलग अलग पोजीशंस ले रहा है, एक ही इंसान मतलब मेनी फॉर्म्स ले रहा है वो, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म। In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. मैसेज जो है, कोई मैसेज है, कोडिंग की लैंग्वेज में समझे तो कोई मैसेज है, वो मोर देन वन फॉर्म में डिस्प्ले हो सकता है, अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग तरीके से हो सकता है डिस्प्ले। A person at a same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband, an employee. So the same person possesses different behavior in different situations. This is called polymorphism. I think अब आपको समझ आ गया होगा। Next up, message passing. It is a way for objects to communicate and interact with each other by sending messages. कोई दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? मैसेज सेंडिंग के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, in message passing, an object sends a message to another object, requesting it to perform a particular operation. जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को मैसेज सेंड करेगा। The message contains the name of the method to be invoked and any arguments or parameters required by the method. अब ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2
टू से कोई मेथड परफॉर्म करवानी है तो वो जो मैसेज है उसमें उस मेथड का नाम लिखेगा। अब मेथड क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स की नीड हो सकती है, तो मैसेज में वो आर्ग्यूमेंट्स भी पास करेगा। तो एक मैसेज देगा जिसमें मेथड और नीडेड आर्ग्यूमेंट होगा और वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रिसीव करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा और जो भी मेथड है उसे परफॉर्म करके देगा। Thus receiving object possesses the method and executes the corresponding method producing a response or effect. अब आते हैं inheritance, very important. The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance is one of the most important features of OOPS. इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि कुछ कोड पहले से है, कुछ चीजें पहले से है, हमें कुछ और बनाना है उसी के जैसा, उसका अपडेटेड वर्जन। जैसे मोबाइल फोन अपडेट होता है, एप्स अपडेट होते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं, नए नए वर्जन आते हैं। तो क्या लगता है कि कोई ऐप बन गया है, वो अपडेटेड वर्जन में आया है, तो क्या वापस से उस ऐप को बनाया गया होगा? नहीं, उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसी से जो पहले ऐप बना है उसमें उसी से डिराइव किया गया, जो अपडेटेड वर्जन है उसी से डिराइव किया गया है। तो यही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? यही है कि कोई ऐप था, उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस करके उससे कुछ दूसरा डिराइव किए, अपडेट किए, डिराइव किए। तो अपडेट कैसे करते हैं? उसी से डिराइव करने की ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनहेरिटेंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे सब क्लास एंड सुपर क्लास। सब क्लास क्या है? कि द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। मतलब कि किसी अदर क्लास से जो डिराइव हुई है, डिराइव होने वाली क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास। और सुपर क्लास क्या है? जिससे हम डिराइव करते हैं, जो पेरेंट क्लास है ना, उसे हम बोलते हैं सुपर क्लास। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास। अब एक टर्म आती है रियूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रियूजेबिलिटी। When we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive a new class from the existing class. By doing this, we are using the fields and methods of the existing class. क्या मतलब है? हमने कोई ऐप बनाया, उसके लिए कुछ ना कुछ कोडिंग की, अब हमें अपडेट करना है तो पूरी कोडिंग वापस से करने की जरूरत नहीं है, हम उसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे डिराइव कर सकते हैं। तो हमें वापस से कोड नहीं करना पड़ता, हम उसी कोड को रीयूज कर रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है ऊप्स में। नाउ अब हम आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स और एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्या होते हैं? Access modifiers or access specifiers in a class are used to set the accessibility of the class members. That is, it sets some restrictions on the class members not to get directly accessed by the outside functions. जो क्लास होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम चाहते हैं कुछ चीजें बाहर एक्सेस हो पाए, बाहर कोई पर्सन है आउटसाइड, मतलब कोई फंक्शन है वो एक्सेस कर पाए, कुछ चीजें एक्सेस ना कर पाए, तो हम अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या आते हैं? ऑल द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। अगर कोई क्लास मेंबर पब्लिकली, मतलब पब्लिक के केस में मतलब डिक्लेयर किया गया है तो पब्लिक, तो बाहर जितने भी फंक्शन है सब उसे देख सकते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल है, सब एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होगा? अगर कोई मेंबर एज अ प्राइवेट डिक्लेयर किया गया है तो इनसाइड द क्लास जो फंक्शन है सिर्फ वही एक्सेस कर सकती है, क्लास के आउटसाइड में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ कमिंग टू प्रोटेक्टेड। Protected access modifier is similar to that of private access modifier. The difference is that the class member declared as protected are inaccessible outside the class, but they can be accessed by the subclass, derived class of that class. कहने का ये मतलब है कि जो प्रोटेक्टेड क्लास है उसमें वो भी प्राइवेट क्लास की तरह होता है कि उसे बाहर कोई नहीं देख सकता, लेकिन
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे देख सकते हैं, जैसे सब क्लास, जैसे कोई क्लास है उसमें कोई मेंबर एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है, तो बाहर उसे और तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन उस क्लास की सब क्लास उसे देख सकती है और एक्सेस कर सकती है। तो ये द डिफरेंस पब्लिक प्राइवेट है प्रोटेक्टेड में। अब हम आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऊप्स एंड पॉप्स। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, इसे डिस्कस करते हैं। तो ऊप्स में अगर हम फोकस की बात करें तो ऊप्स से ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन पे फोकस करती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। पॉप्स में हम किस में फोकस करते हैं, प्रोसीजर और फंक्शन में। पॉप्स में जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी तो उसमें देखा कि बहुत फंक्शन होते हैं, प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन, इन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब आते हैं डेटा एंड बिहेवियर। तो इसमें एनकैप्सुलेटेड टुगेदर विद इन ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि जो डेटा है, बिहेवियर मतलब उसका फंक्शन बोल सकते हैं, तो ये किसी क्लास के अंदर इनकैप्सुलेटेड होते हैं, है ना, किसी क्लास में ये ढके हुए होते हैं। ये ऊप्स में था। लेकिन पॉप्स की बात करें तो डेटा, फंक्शन सब अलग अलग है, सेपरेट एंटिटीज। अब आते हैं मॉड्यूलरिटी। प्रमोट्स मॉड्यूलर डिजाइन, कोड रीयूजेबिलिटी। ये क्लास के अंदर होते हैं, तो मतलब कोड रीयूजेबिलिटी भी प्रमोट करते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन होता है। पॉप्स में क्या होता है, लैक्स स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलरिटी, मोर रिडंडेंट कोड। मतलब कोई चीज हमें परफॉर्म करवानी है तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ता है, एज कंपेयर टू ऊप्स, ऐसा होता है। कोड स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस, क्लासेस में ऑर्गेनाइज होता है। अब पॉप्स की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोसीजर और फंक्शन। ये फंक्शंस में जैसे आपने देखा सम करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो अलग अलग फंक्शंस होंगे और एक प्रोसीजर फॉलो होगी, तो ऑर्गेनाइज अराउंड प्रोसीजर और फंक्शन। डेटा हाइडिंग एंड अब्स्ट्रैक्शन। तो आपने देखा कि इसमें अब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा हाइडिंग पॉसिबल है। और पॉप्स की बात की जाए तो नॉन इनहेरेंटली प्रोवाइडेड। अब बात करें कोड रीडेबिलिटी, तो बेटर ड्यू टू मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से बेटर है इसमें कोड रीडेबिलिटी। और पॉप्स की बात की जाए, कैन बिकम लॉन्गर एंड हार्डर टू रीड, ये हार्ड पड़ता है एज कम्पेयर टू ऊप्स। कोड रीयूजेबिलिटी की बात की जाए तो आपने अभी देखा कि प्रोमोट्स थ्रू इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब जैसे इनहेरिटेंस में देखा कि आप जो कोड लिखा है उससे डिराइव करके दूसरा कुछ बना सकते हो, डिराइव करके, मतलब इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी। तो कोड रीयूजेबिलिटी पॉसिबल। पॉप्स की बात करें तो लिस्ट बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब उसके कंपैरिजन में कम है। सिस्टम डिजाइन की बात करें तो सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये ऊप्स के लिए। अब पॉप्स की बात करें, सुटेबल फॉर स्मॉलर लीनियर प्रोग्राम। मतलब ऊप्स तो हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज कर सकते हैं, पर पॉप्स का स्कोप लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स, देखते हैं। मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड कोलैबोरेशन, flexibility and extensibility, security and data protection, scalability and efficient development। तो अब हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, इसी तरह कोई और वीडियो चाहिए हो या किसी और सब्जेक्ट का भी वाईक्यू से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।